हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। जब कभी भी हमें कोई भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाना हो तो ऑलवेज हमें उस ही बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल लास्ट डे ऑफ सी प्रोग्रामिंग आपको ऑलवेज उस बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करना है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। हमेशा जब भी आप प्रोग्राम लिखें उस बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करके करें। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जाकर जरूर देखिएगा। उस वीडियो में हमने पूरे एक एक वर्ड बाय वर्ड बात करी है कि पूरा बेसिक स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है। आइए आज हम लोग इस वीडियो में एक लेवल अप करते हैं और देखते हैं कि अगर हमें सी लैंग्वेज के अंदर कोई एक गोल मिले, कोई एक पर्पस मिले, कोई एक टास्क, कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मिले तो हम किस प्रकार से अपना पहला सबसे फर्स्ट सी प्रोग्राम लिखेंगे और किस तरह से उसको कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस नई वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए सपोज मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया, मैंने कहा आपको एक सी प्रोग्राम बनाना है, सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम बनाना है टू डिस्प्ले अ वेलकम मैसेज। एक वेलकम मैसेज डिस्प्ले करने के लिए आप लोगों को एक सी का प्रोग्राम बनाना है। अब देखिए, मैंने हमेशा बोला है कि जब आपको कोई एक प्रोग्राम दिया जाएगा इंप्लीमेंट करने के लिए तो एक प्रोग्राम का एक गोल भी गिवन होगा। ये लीजिए गोल, आपको गोल दिया हुआ है, पर्पस दिया हुआ है, प्रॉब्लम दी हुई है जिसको सॉल्व करने के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा भी था कि एक प्रोग्राम जो है वो किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एक प्रोग्राम के थ्रू हम कभी भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर रहे होते हैं। वन प्रॉब्लम वन प्रोग्राम, राइट। तो यहां आपको एक गोल दिया है कि आपको एक वेलकम मैसेज डिस्प्ले कराना है, इसके लिए सी प्रोग्राम लिखिए। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हम सबसे पहले एक सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे जिसका एक एक वर्ड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। ये हैश क्या है, ये इंक्लूड क्या है, stdio.h क्या होता है, वॉइड क्यों लिखा जाता है प्रोग्राम में, मेन क्यों लिखा जाता है, एक एक वर्ड पर बात करी थी। और ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग जब भी सी का कोई प्रोग्राम लिखेंगे ये बेसिक स्ट्रक्चर ही फॉलो करेंगे, राइट। तो ये मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का लिख दिया है। अब मैं अपने प्रोग्राम की तरफ चलता हूं। क्योंकि उसने सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बोला है तो बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने लिखा वो सी लैंग्वेज का लिखा, जो कि मैं लास्ट क्लास प्रीवियस वीडियो में पूरा डिटेल में समझा चुका हूं, एक एक वर्ड समझा चुका हूं बाउंड्रीज के साथ, राइट। अब अपने पर्पस को देखिए। मैंने हमेशा बोला है कि एक प्रोग्राम के अंदर जो कोड लिखा जाता है उसे हम टेक्निकल लोग इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक प्रोग्राम के अंदर बेसिकली आप लोग कहते हैं ना कि कोडिंग कोडिंग कोडिंग, वो कोडिंग मतलब इंस्ट्रक्शंस लिखनी है। हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखनी है। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि सी प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो इसमें हमें इंस्ट्रक्शंस लिखनी सीखनी होंगी। और लैंग्वेज होने की वजह से इसके पास अपनी खुद की एक ग्रामर है जिसे सिंटैक्स कहा जाता है। उस सिंटैक्स, उस ग्रामर को फॉलो करके अपने पर्पस को, अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस लिखनी होंगी। तो जब भी आपको प्रोग्राम लिखने को कहा जाए सी के अंदर तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, फर्स्ट प्रोग्राम हो चाहे कैसा भी प्रोग्राम हो, यह बेसिक स्ट्रक्चर। इस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ही हम लोग सी का अपना कोई भी प्रोग्राम किसी भी पर्पस को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखेंगे, राइट। तो एक प्रोग्राम जो है, ये जो प्रोग्राम मैं लिखने जा रहा हूं इसके अंदर मैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखूंगा। यानी अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक प्रोग्राम जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है किसी एक प्रॉब्लम को, किसी एक पर्पस को सॉल्व करने के लिए। दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टास्क। यही एक प्रोग्राम की डेफिनेशन है।
तो टास्क, एक प्रॉब्लम, एक गोल ये रहा, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखनी है हमें, सी लैंग्वेज के ग्रामर के हिसाब से, उसके सिंटैक्स के हिसाब से लिखनी है, राइट। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि जब हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं, जब हमारा प्रोग्राम सीपीयू, प्रोग्राम के अंदर लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू रन करता है, तो उसका आउटपुट अपने दिमाग में आपको एज्यूम करके चलना होगा एक आउटपुट स्क्रीन को। जैसे आप लोग एटीएम पर जाते हैं तो वहां एक स्क्रीन आ रही होती है, उस पर लिखा होता है वेलकम टू एसबीआई, वेलकम टू एचडीएफसी, एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा होता है, राइट। जब वो मैसेज डिस्प्ले हो रहता है वो एक आउटपुट स्क्रीन होती है। ऐसे ही आप लोग सी प्रोग्रामिंग करते वक्त एक आउटपुट स्क्रीन अपने दिमाग में रख कर चलें, यह मान के चलें कि जब इस प्रोग्राम को, इसके अंदर लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को हमारा सीपीयू चलाएगा। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पहले कैसे कंपाइलर आता है, कैसे वो सारे प्रोग्राम का सिंटैक्स चेक करता है, उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर कैसे हमारे प्रोग्राम को सीपीयू रन करता है। तो जब इसके अंदर लिखी गई मशीन लैंग्वेज में कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस को हमारा सीपीयू चलाएगा तो उसका रिजल्ट कहां दिखाई देगा। तो आप अभी मान के चलें कि एक आउटपुट स्क्रीन है जिस पर आपके इस प्रोग्राम का रिजल्ट आपको दिखाई देने वाला है। हालांकि आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस प्रोग्राम को रन किया जाता है और कैसे ये प्रोग्राम आपको एक प्रॉपर आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा, राइट। ये आउटपुट स्क्रीन भी आएगी हमें, हम जो भी इंस्ट्रक्शंस अपने प्रोग्राम में लिखेंगे उसका रिजल्ट हमें यहां पर सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट कर लेने के बाद दिखाई देगा। तो वो आउटपुट स्क्रीन, देखिए कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, जब तक उसका आउटपुट नहीं आएगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक एक इस्तेमाल करने वाले यूजर को कैसे पता चलेगा कि उस प्रोग्राम का रिजल्ट क्या है। अगर आप सॉन्ग प्ले करते हैं तो मीडिया आपको स्पीकर पर सुनाई देता है, वो उसका आउटपुट है, राइट। तो हर प्रोग्राम का कहीं ना कहीं आउटपुट आएगा। हम लोग जो कोड लिखने जा रहे हैं उसका आउटपुट हमें एक डिस्प्ले, देखिए उसने बोला भी है डिस्प्ले करना है वेलकम मैसेज। डिस्प्ले कहां करोगे भाई? डिस्प्ले करने के लिए जब भी हमें सोचना है तो अपने दिमाग में एक आउटपुट स्क्रीन लेकर चलनी है। अब हम अपने गोल के हिसाब से, देखिए सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर यही रहने वाला है। हमेशा पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करूंगा, उसके बाद मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बताई गई इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करूंगा, राइट। तो यहां मेरे को बोला है डिस्प्ले करना है एक वेलकम मैसेज। मेरा गोल है एक वेलकम मैसेज मुझे आउटपुट स्क्रीन पर देना है। जैसे मैं एटीएम पर जाता हूं तो वहां वेलकम मैसेज आ रहा होता है कि वेलकम टू आईसीआईसीआई बैंक। इस प्रकार का उस आउटपुट स्क्रीन ही है एटीएम की जिस पर आपको वेलकम टू आईसीआईसीआई बैंक या वेलकम टू स्टेट बैंक ऐसा मैसेज लिखा हुआ मिलता है। सेम ऐसी ही एक आउटपुट स्क्रीन हम अज्यूम कर रहे हैं। मैं यहां जो इंस्ट्रक्शंस लिखूंगा वो इंस्ट्रक्शंस जब सीपीयू के द्वारा रन होंगी तो रिजल्ट यहां आएगा, राइट। आइए, तो हमारा गोल है हमें एक वेलकम मैसेज इस आउटपुट स्क्रीन पर दिखाना है। ये आउटपुट स्क्रीन जब हम अभी प्रोग्राम्स को रन करेंगे आगे की वीडियोस में तो आपको भी दिखाई देने वाली है, राइट। अभी अज्यूम करके चलें डिस्प्ले करना है एक वेलकम मैसेज। तो गाइज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सी प्रोग्रामिंग की अपनी खुद की एक, देखिए मैंने बोला हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखना सीखते हैं। सी लैंग्वेज के पास भी बहुत सारी प्री डिफाइंड, बहुत सारी इनबिल्ट सी लैंग्वेज की अपनी प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस हैं। हमें उनको समझना है और सही समय पर इस्तेमाल करना है ताकि हमें उनका रिजल्ट मिल जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं प्रिंटफ। ये देखिए स्मॉल लेटर्स में है सारा कुछ, प्रिंटफ। ये प्रिंटफ जो है ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस डिक्शनरी, इसे मैंने डिक्शनरी बताया था, याद कीजिए लास्ट क्लास लास्ट वीडियो में मैंने कहा था इसका इस्तेमाल कौन करता है। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में बताया था इस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच नाम की इस लाइब्रेरी को, इस हेडर फाइल को कंपाइलर को दिया जा रहा है इंक्लूड करने के लिए कंपाइल करने से पहले। लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं। सो प्रिंटफ
की जो डेफिनेशन है वो पूरी की पूरी इस stdio.h के अंदर से पहले ही लिखी हुई है। ये stdio.h सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है, एक तरह की प्री डिफाइंड डिक्शनरी है, जिसके अंदर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बहुत सारी प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस के मीनिंग लिखे हुए हैं। आपको बस उनको डायरेक्टली यूज करना है अगर आपने वो लाइब्रेरी ऊपर इंक्लूड कर दी है। तो printf नाम की ये जो इंस्ट्रक्शन है ये इस लाइब्रेरी के अंदर पहले से ऑलरेडी डिफाइंड है। हमें जब भी कभी कुछ मैसेज डिस्प्ले करना हो, कोई मैसेज शो करना हो रिजल्ट स्क्रीन पर, आउटपुट स्क्रीन पर, आज के बाद आप हमेशा याद रखेंगे कि हमें लिखना होगा printf के अंदर हम जो भी मैसेज लिखेंगे, सपोज मैंने लिख दिया वेलकम स्टूडेंट्स, राइट, ये लिख दिया। और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है, इंग्लिश के अंदर जब हम लोग कोई सेंटेंस लिखते हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं उस सेंटेंस को फिनिश करने के लिए, उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपने जब एक इंस्ट्रक्शन लिखी, एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई तो लास्ट में आपको सेमीकोलन का साइन लगाना होगा। ये डॉट कॉलन आपके कीबोर्ड पर होता है, शिफ्ट के साथ आ जाता है, इसे हम सेमीकोलन पढ़ते हैं। और सेमीकोलन का मतलब होता है एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन का एंड हुआ। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेमीकोलन, राइट। तो मेरा पर्पस जो था, मेरा गोल जो था, मुझे एक डिस्प्ले करना था वेलकम मैसेज, राइट। अब मैसेज मैंने सोच लिया, वेलकम मैसेज मैंने सोच लिया। देखिए इसको अगर मैं पार्ट्स में तोड़ूं तो वेलकम मैसेज मैंने तो सोच लिया कि मैं ये वाला मैसेज दूंगा जी, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम मैसेज मैंने सोच लिया। अब बात थी डिस्प्ले कैसे किया जाए। डिस्प्ले करने के लिए printf नाम की स्टेटमेंट, printf नाम की ये इंस्ट्रक्शन, printf आगे चल के मैं बोलूंगा फंक्शन, printf नाम का ये प्री डिफाइंड फंक्शन इस लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी है। तो आज के बाद यहां से ऑनवर्ड्स जब कभी भी कोई चीज आपको अपने आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करनी हो, आउटपुट के तौर पर भेजनी हो, रिजल्ट के तौर पर दिखानी हो, शो करनी हो, ऐसा कुछ भी बोला जाए तो आपके दिमाग में ऑलवेज ऑलवेज और ऑलवेज printf स्टेटमेंट आ जानी चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्प्ले एनी मैसेज और एनी वैल्यू ऑन द स्क्रीन, टू डिस्प्ले एनी मैसेज और एनी वैल्यू ऑन द स्क्रीन। अभी मैसेज देखिए, वैल्यू पर आगे बात करेंगे। एक आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले करने के लिए या कोई वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए हम लोग printf नाम की ये जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, प्री डिफाइंड स्टेटमेंट है, इंस्ट्रक्शन है, जो बोलना चाहे वो इस लाइब्रेरी में है, इसका यूज करेंगे ऑलवेज। तो जब भी मैं कहूं हमें एक मैसेज डिस्प्ले करना है, हमें एक रिजल्ट आउटपुट पे भेजना है, तो आप समझ जाइएगा मैं printf यूज करने वाला हूं और आप लोग भी printf का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आप printf लिखेंगे, आप तो printf लिखकर आप बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि इसे प्रिंट कर दो आउटपुट स्क्रीन पर। दिस printf मींस इसे प्रिंट कर दो आउटपुट स्क्रीन पर। लेकिन किसे? ये जो ब्रैकेट के अंदर डबल कन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने अपना मैसेज लिखा है, ये मैसेज आपको जब इस देखिए प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि उसने बोला था एक वेलकम मैसेज दीजिए, ये रहा वेलकम मैसेज, उसे डिस्प्ले कराइए। आप अपने आप समझ जाइए, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कराइए, बट हमेशा किसी प्रोग्राम का आउटपुट जब भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, एक आउटपुट स्क्रीन आप अपने दिमाग में लेकर चलेंगे, राइट। तो प्रिंट इस डिस्प्ले की वजह से मैंने यहां printf नाम की इंस्ट्रक्शन लिखी। पूरा प्रोग्राम हो गया, डिस्प्ले के लिए printf हो गया, मैसेज हो गया। इस प्रोग्राम को जब कंपाइलर कंपाइल करेगा, वो आके चेक करेगा, इसकी ग्रामर चेक करेगा, ग्रामर सही है, हमने लास्ट में कॉलन भी लगाया, सेमीकोलन लगाया है, मैसेज के आगे पीछे डबल इन्वर्टेड कॉमा भी लगाया है, सब कुछ सही है। कंपाइलर ने जब इसे हरी झंडी दे दी, उसके बाद वो इसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद CPU आएगा, CPU जब इसे रन करेगा तो printf
को पढ़ते ही वो समझ जाएगा कि प्रिंटफ के अंदर ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी मैसेज है, प्रिंटफ स्टेटमेंट का मतलब मशीन लैंग्वेज में वो समझ जाएगा इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी मैसेज है वो स्क्रीन पर आउटपुट के तौर पर उसे दिखाना है। ये लीजिए, आपने जो भी प्रिंटफ के अंदर अपना मैसेज लिखा होगा वो एज इट इज आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। वेरी सिंपल। सो वेलकम स्टूडेंट, यहां प्रिंटफ स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होगी। प्रिंटफ स्टेटमेंट बेसिकली हमारे सीपीयू को बता रही है कि प्रिंट कर दो। ये तो एक तरह से कमांड हो गई, किसे प्रिंट कर दो वो मैसेज आपको यहां लिखना होगा, क्योंकि सीपीयू क्या है, वो तो सिर्फ रन करके आउटपुट देने वाली चीज है। तो यहां हम उसको बोल रहे हैं प्रिंट कर दो, भाई प्रिंट कर दे। भाई बिना कमांड दिए सीपीयू कैसे चीजें कर लेगा? तो ये हमारी इंस्ट्रक्शन है, ये हमारी स्टेटमेंट है, ये हमारा फंक्शन है जो इस लाइब्रेरी में है, राइट। अगर आपने ये लाइब्रेरी नहीं लगाई तो वो अनडिफाइंड प्रिंटफ एरर देगा। कंपाइलर को नहीं पता कि प्रिंटफ का क्या मीनिंग है। बिना इस लाइब्रेरी के अगर आप प्रिंटफ यूज करेंगे तो वो कहेगा अनडिफाइंड सिंबल प्रिंटफ, राइट। उसे प्रिंटफ का मीनिंग नहीं पता होगा। इसका मीनिंग इसके अंदर रखा है, इसका मीनिंग यही है कि इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास में जो भी मैसेज आप देंगे वो एज इट इज आपकी स्क्रीन पर प्रिंट करा दिया जाएगा। तो ये था गाइस हमारा एक छोटा सा सबसे पहला एक बेसिक प्रोग्राम जिसमें हमने एक मैसेज को स्क्रीन पर प्रिंट कराना सीखा, राइट। आगे चलते हैं, एक और प्रोग्राम सी का देखते हैं और एक और पर्पस के हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस करना सीखते हैं, राइट। थोड़ा और सिंपल से थोड़ा धीरे धीरे बहुत स्लोली हम अपने प्रोग्रामिंग के लेवल को बढ़ाएंगे। और आप लोग देखिए, अगर आप सीरियल वाइज इन वीडियोस को फॉलो करते जा रहे हैं, अगर आप हर चीज समझते जा रहे हैं, नोट डाउन करते जा रहे हैं अपने पास एक नोटबुक प्रिपेयर करके, तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि कुछ दिन में आप सी प्रोग्रामिंग बहुत आसानी से सीख गए हैं। बिल्कुल जीरो से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, राइट। आइए एक लेवल और अप करते हैं और हम लोग कहते हैं कि एक प्रोग्राम बनाइए टू ऐड कह लीजिए, सम कह लीजिए, टू नंबर्स। दो नंबर्स को ऐड करने के लिए एक प्रोग्राम बनाइए, प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, राइट। अब मैंने बोला कि जब कभी भी आपको वो कोई प्रोग्राम करने के लिए बोलेगा तो उसका एक पर्पस होगा। ये रहा पर्पस, दो नंबर्स ऐड करने हैं। ये रहा गोल, ये रहा टास्क जो हमें परफॉर्म करना है। एक प्रोग्राम का एक टास्क रहेगा, ऐसा मैंने आपको बताया था। प्रोग्राम लिखने से पहले आप लोगों को हमेशा एक बेसिक स्ट्रक्चर लिखना होगा जो मैंने अभी आपको बताया। ये रहा सी प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर। मैंने बोला कि जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे सबसे पहले ये बेसिक स्ट्रक्चर तैयार रहना चाहिए। आइए, अब वो कह रहा है दो नंबर्स को ऐड करने के लिए एक प्रोग्राम बनाइए। ध्यान से समझिएगा, हमारी प्रॉब्लम टू सॉल्व जो है, जो हमारा गोल है वो ये है कि हमें दो नंबर्स को ऐड करना है। ये है हमारी प्रॉब्लम जो सॉल्व करना है। एक ही पर्पस है, उसने ये नहीं कह दिया ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर दीजिए। उसने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोग्राम मांगा है, राइट, एक गोल दिया है आपको। अब दो नंबर ऐड करने हैं भाई, जरा इसको समझिए। दो नंबर ऐड करने हैं तो सबसे पहले हमारे पास दो नंबर्स होने भी तो चाहिए। हमारे पास कोई दो नंबर होंगे तभी तो हम उनको ऐड कर पाएंगे, राइट। तो गाइस ध्यान दीजिए, सबसे पहले मुझे दो नंबर्स का, ये तो काम है, ये काम है। इस काम पर, इस वर्क पर, इस एक्शन पर हम बाद में सोचेंगे कि उनको ऐड कैसे किया जाए। पहले दो नंबर्स का जुगाड़ किया जाए, दो नंबर्स का इंतजाम किया जाए। दो नंबर्स आ जाने के बाद हम सोचेंगे कि ऐड कैसे करना है। प्रॉब्लम जो आई है उसको जरा तोड़ो और फिर उसको समझो। भाई दो नंबर्स ऐड करने के लिए बोला है तो पहले दो नंबर्स का इंतजाम करो। ऐड करने के लिए तो हम प्लस का साइन लगाते हैं, हम मैथमेटिक्स में हमें मालूम है, लेकिन पहले दो नंबर्स का इंतजाम किया जाए, राइट। तो गाइस ये देखिए, मैं ये जो कोड पहली इंस्ट्रक्शन लिखने जा रहा हूं, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो मैं यहां पर पहले दो नंबर्स का इंतजाम करने की कोशिश कर रहा हूं, फिर मैं ऐड के बारे में सोचूंगा। तो देखिए मैंने यहां क्या लिख दिया, मैंने लिखा इंट ए कॉमा बी। मैंने ये लाइन लिखी है, इंट ए कॉमा बी। जरा ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को हम लोग प्रोग्रामिंग में कहते हैं, जब मैंने आपके आगे लिखा है इंट, एक इंस्ट्रक्शन लिखी ए कॉमा बी, तो प्रोग्रामिंग में इस लाइन को कहा जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन।
क्या मतलब होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन का? वेरिएबल्स डिक्लेरेशन दो लिए ना मैंने, राइट। इसका मतलब क्या है? देखिए उसने बोला है आपको कि आपको दो नंबर्स लेने हैं। अब अगर आपसे मैं कहता हूं कि आपको मार्केट से जाकर कुछ ग्रोसरीज खरीदनी है, तो ग्रोसरीज परचेज करने जाने के लिए आपको अपने साथ कोई कैरी बैग, कोई क्लॉथ बैग, कोई जूट बैग लेकर जाना होगा, जिसमें आप वो ग्रोसरीज डलवा कर लाएंगे, राइट। पोटैटोज, टमाटोज, अनियंस, ये सब चीजें आप डलवा कर लाएंगे। यू मस्ट हैव टू कैरी अ क्लॉथ बैग, जूट बैग, एनी टाइप ऑफ बैग टू होल्ड दीज थिंग्स। कोई बैग चाहिए, कोई कंटेनर चाहिए, राइट। अगर मैं कहता हूं आपको मार्केट से कोई सपोज घर के पास की कोई डेयरी से आपको मिल्क लेकर आना है, तो उसके लिए आपको एक अलग प्रकार का बर्तन, एक अलग प्रकार की बोतल कैरी करनी होगी, राइट, जिसके अंदर आप वो मिल्क दूध वाले से लेकर आएंगे, राइट। या पैकेट्स में दूध जो आता है वो भी प्लास्टिक का एक पॉली बैग, एक कंटेनर होता है जिनमें दूध डलकर आता है। लिक्विड के लिए भी आपको एक पॉली बैग्स चाहिए, राइट। यानी आपको कुछ कंटेन करके रखना है। अगर घर में आपको अपनी किताबें रखनी है, बुक्स रखनी है, यू नीड एन अलमीरा, सेल्फ टाइप ऑफ, लाइक जहां आप अपनी बुक्स को अरेंज करके रख सकें। अपने क्लोथ्स के लिए भी आपको एक अलमीरा, एक कंटेनर चाहिए जहां आप चीजें रख सकें। तो भाई प्रोग्रामिंग में आपको पहले जो उसने बोला है समझिए, दो नंबर्स का इंतजाम कीजिए, फिर उन्हें ऐड कीजिए। तो उन दो नंबर्स को रखने के लिए आपको कोई इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी। चीजों को तोड़कर समझेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। दो नंबर्स उसने बोला है, तो पहले दो नंबर्स का इंतजाम करने की कोशिश कीजिए। वो दो नंबर्स कहां से लाऊं और उन्हें कैसे अपने प्रोग्राम में रखूं, क्योंकि मेरी बाउंड्री यहां से यहां तक है। मुझे दो नंबर्स का इंतजाम करना है और उन्हें अपने इस प्रोग्राम में रखना है, फिर मैं उनको प्लस करूंगा। पहले नंबर्स चाहिए, राइट। इसके लिए मैंने ये फर्स्ट लाइन लिखी इंट ए कॉमा बी, जिसे हम वेरिएबल्स डिक्लेरेशन कहते हैं। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में, मेमोरी मतलब मेन मेमोरी, अब आगे ये बहुत डिटेल में बातें जाती हैं, हीप वीप, अभी इन सब पर बातें नहीं करनी है। अभी आप समझिए हमारे कंप्यूटर की रैम का एरिया है, ये हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी है, राइट। होगा क्या, मेरे को दो नंबर्स का इंतजाम करना है। मान लीजिए कोई भी दो नंबर्स, ठीक। उन दो नंबर्स को अपने प्रोग्राम में लाना है। जब भी आपको प्रोग्राम में नंबर्स चाहिए, अल्फाबेट्स चाहिए, डेसिमल नंबर्स चाहिए, कुछ भी चीज लानी है, नंबर्स इंतजाम करने, अल्फाबेट्स इंतजाम करने, तो आपको पहले मेमोरी में उनको रखने के लिए कंटेनर्स बनाने पड़ेंगे, खाली बैग्स रखने होंगे, ताकि जब वो नंबर आए तो हम उनके अंदर, उन कैरी बैग्स के अंदर, उन कंटेनर्स के अंदर उन नंबर्स को रख सकें, राइट। तो इस लाइन में वही काम किया जा रहा है। ये जो लाइन है, इस लाइन में कहा जा रहा है कि एक ए नाम का कंटेनर कंप्यूटर की मेमोरी में, एक ए नाम का कंटेनर बना दीजिए कंप्यूटर की मेमोरी में, एक बी नाम का कंटेनर बना दीजिए कंप्यूटर की मेमोरी में। ये ए और बी दो कंटेनर्स के नाम हैं, दो लोकेशंस के नाम हैं, दो एम्प्टी लोकेशंस के नाम हैं जो मेमोरी में क्रिएट करवाई जा रही हैं। इस लाइन को लिखने से क्रिएट हो रही हैं। इन्हें वेरिएबल्स क्यों कहा जा रहा है? इन्हें वेरिएबल्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनके अंदर आप कोई भी डेटा डाल सकते हैं, राइट, और उसे कभी भी बदल सकते हैं। वेरिएबल्स मतलब होता है परिवर्तनशील, जिसे कभी भी बदला जा सके। तो ऐसा नहीं है कि अगर इस कंटेनर में आपने एक बार 10 डाल दिया तो वो फिक्स हो गया। यू कैन चेंज इट एनी टाइम, यू कैन इंक्रीमेंटेड, डिक्रीमेंटेड, कभी भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूज को कभी भी बदला जा सकता है। बेसिकली ये जरूरी नहीं है कि आप नाम ए और बी ही लिखें, नाम आप पी और क्यू भी रख सकते हैं, नाम आप एक्स और वाई भी रख सकते हैं। आपकी मर्जी, जो नाम आपको रखना है वो नाम रखिए। उस नाम से दो मेमोरी लोकेशंस बनेंगी। दो इसलिए बनेंगी क्योंकि यहां पर मैंने दो ही नाम लिए हैं,
हैं। दो मैंने क्यों लिए हैं? क्योंकि उन्होंने मुझे दो ही नंबर्स का इंतजाम करने के लिए बोला है, दो नंबर्स का इंतजाम करने के लिए बोला है, इसलिए दो मेमोरी लोकेशंस बनाने की तैयारी कर रहा हूं। दो खाली कंटेनर्स, दो मेमोरी लोकेशंस, यानी दो प्रोग्रामिंग की भाषा में बोलूं तो दो वेरिएबल्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जो होती हैं ये मेमोरी लोकेशंस होती हैं, ये मेमोरी लोकेशंस होती हैं टू स्टोर द डेटा। सो नाम आप कुछ भी रखें, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो यहां जरूरी नहीं है सिंगल लेटर का, हम चीजों को सिंपल रखने के लिए सिंगल लेटर का, आप चाहें तो यहां पर 2 लेटर का, 3 लेटर का नाम भी रख सकते हैं, कुछ भी इस तरह से नाम भी रख सकते हैं। तो इसका नाम कमल, इसका नाम BCA पड़ जाएगा, राइट। तो आप मल्टीपल कैरेक्टर वाला नाम भी रख सकते हैं, आप सिंपल नाम भी रख सकते हैं टू मेक द थिंग सिंपल। आसानी समझने के लिए अभी हम लोगों ने नाम, यानी इस लाइन का नतीजा क्या हुआ, A और B नाम के दो एम्प्टी लोकेशंस मेमोरी में बन गए। हालांकि कंप्यूटर्स में जब कोई मेमोरी लोकेशंस बनती हैं तो उनका कोई एड्रेस होता है, कोई एक एड्रेस होता है, बट गाइज हम लोगों को इन एड्रेसेस के बारे में नहीं पता। हमें नहीं पता कंप्यूटर की मेमोरी में अगर कुछ हमने रखा या कोई चीज वहां पर क्रिएट हुई तो उसका क्या एड्रेस है। आमतौर पर हमें एड्रेसिंग के बारे में जानकारी नहीं होती है, राइट। तो इसीलिए हम लोग उनका नाम रख के चलते हैं, नाम रखने से हम उन्हें इस्तेमाल करने में आसानी हो जाती है। अब इस पूरे प्रोग्राम में जब कभी भी मुझे इस वाली मेमोरी लोकेशन की जरूरत पड़ेगी मैं A लिखूंगा, जब कभी भी मुझे इस मेमोरी की लोकेशन की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसका नाम यूज करूंगा। आपके घरों में भी आपका नाम या मेरा नाम कमल इसलिए रखा गया है ताकि इस घर में जब कभी भी कमल बोला जाए तो वो मुझे इंडिकेट करेगा। सिमिलरली जब कभी भी इस पूरे प्रोग्राम में A बोला जाएगा तो वो इस मेमोरी को इंडिकेट करेगा, इस वेरिएबल को इंडिकेट करेगा, इस मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट करेगा। ये B वेरिएबल बोला जाए तो वो इस मेमोरी को इंडिकेट करेगा, क्योंकि हमें एड्रेसेस के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, राइट। तो एड्रेस क्या है, हमें ना उससे कोई मतलब है, हमें तो ये अपनी दो नंबर्स को रखने का जुगाड़ करना था। तो हमने अपने कंप्यूटर की मेमोरी में ये लाइन लिखकर दो मेमोरी लोकेशंस बनाई, क्योंकि दो ही नंबर्स को रखने का इंतजाम हमें करना है। बट आगे ये इंट क्या है, ये गाइस इंट जो आगे लिखा है इसे हम लोग डेटा टाइप बोलते हैं। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, टाइप ऑफ डेटा। टाइप ऑफ डेटा मतलब यह बताता है, इट अलाउज या इट डिस्क्राइब्स, नाम समझिए, टाइप ऑफ डेटा, विच टाइप ऑफ डेटा, किस तरह का डेटा, विच टाइप ऑफ डेटा इज अलाउड टू स्टोर इन वेरिएबल्स। ये जो वेरिएबल्स आपने मेमोरी में बनाए हैं, देखिए इन मेमोरी लोकेशंस को वेरिएबल्स ही बोलिए। इन वेरिएबल्स का मतलब, इन मेमोरी लोकेशंस का नाम क्या है, A और B। ये हैं क्या एक्चुअल में, ये मेमोरी में बने हुए दो खाली कंटेनर हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स बोला जाता है। C में C++, जावा, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C#, सब में ये ऐसे ही लिखा जाता है और इन सब में यही काम है। तो अगर आपको यहां समझ में आ रहा है तो C++, जावा, C#, सब जगह इसी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा और ऐसे ही काम करेगा, सब में बोलते भी वेरिएबल्स हैं। तो ये आगे वाला जो वर्ड है ये डेटा टाइप है। भाई आपने मेमोरी में दो लोकेशंस बनाई, राइट, बट आपको ये स्पेसिफाई करना होगा कि उन लोकेशन में आप क्या रखना चाहते हैं, बताना पड़ेगा। आप आगे इंट लिख रहे हैं, इंट का मतलब होता है बेटा, इंट का मतलब होता है इंटीजर। इंट का मतलब इंटीजर होता है, राइट, यानी वी कैन स्टोर। अगर आपने आगे इंट लिख दिया तो मैंने लिखा है यहां पर, इट डिस्क्राइब्स विच टाइप ऑफ डेटा इज अलाउड टू स्टोर इन वेरिएबल्स, यानी ये जो वेरिएबल्स बने हैं इनमें किस प्रकार का डेटा रखा जा सकता है वो ये आगे वाला वर्ड तय करता है। आगे आपने इंट लिख दिया है, इट मींस यू कैन स्टोर ओनली न्यूमेरिक डेटा इन दीज मेमोरी लोकेशंस या दीज वेरिएबल्स। तो अगर आपने इंट लिखा है, इट मींस यू कैन ओनली स्टोर एनी नंबर
in these memories, any number in these memories, but only numbers, because उनके आगे मेमोरी बनाते वक्त ही आपने इंट लिख दिया था। अगर आप कैर लिख देते CHAR तो वो इन्हें करेक्टर्स रखने के लिए बनाता, यानी आप इनके अंदर करेक्टर्स रख सकते हैं, अल्फाबेट्स रख सकते हैं, तब इनमें आप नंबर्स नहीं रख सकते थे, आप इनमें करेक्टर्स अल्फाबेट्स रखेंगे, राइट। अगर आपने यहां फ्लोट लिख दिया होता, राइट, तो ये डेसिमल वैल्यूज रखने के लिए हो जाते, यानी आप इनमें डेसिमल वैल्यूज रख सकते थे, आप इनमें 2.4 रख सकते थे, 5.7 रख सकते थे, राइट। तो ये डेटा टाइप्स हैं, ये 3 बेसिक टाइप्स हैं, इंट, कैर, फ्लोट, ये डेटा टाइप्स हैं। ये अभी यहां पर मुझे उसने नंबर बोला है इसलिए मैंने आगे इंट लिखा। अगर वो किसी सिनेरियो में मुझे करेक्टर बोलेगा तो मैं कैर लिखता, अगर वो मुझे डेसिमल नंबर्स बोलता तो मैं फ्लोट लिखता। यानी जब कभी भी आप कंप्यूटर की मेमोरी में वेरिएबल्स बनाएंगे, मेमोरी लोकेशंस बनाएंगे, तो उसके पहले आपको डेटा टाइप बताना कंपलसरी है, इट इज नॉट ऑप्शनल। सो दिस इज द कंप्लीट सिंटैक्स। इस लाइन से हुआ क्या, इस लाइन से 2 मेमोरी लोकेशंस बनी, राइट, 2 एम्प्टी मेमोरी लोकेशंस बनी, उनका नाम पड़ा A और B, राइट, और उनका टाइप ऑफ डेटा स्पेसिफाई हो गया दैट इन मेमोरी लोकेशंस में अब सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ही स्टोर होंगे और कुछ स्टोर नहीं होगा, राइट। तो एक इंस्ट्रक्शन से हमने कई काम कर दिए, हमने 2 लोकेशंस बना ली, खाली उनके नाम रख लिए भाई, और हमने तय भी कर दिया कि उनमें स्टोर क्या होगा। एक लाइन, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन से इतना कुछ हो गया। 2 क्यों लिए? क्योंकि प्रोग्राम में हमें 2 की ही जरूरत थी, हम एक्स्ट्रा बनाकर मेमोरी वेस्टेज की तरफ क्यों जाएं, राइट। आइए अब इनमें कुछ डाल भी लेते हैं। अगली इंस्ट्रक्शन देखिए, पहली इंस्ट्रक्शन यहां कंप्लीट हुई, मैंने बोला सी में कोई भी इंस्ट्रक्शन आप कंप्लीट करेंगे लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे, दैट मींस कि ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। फिर अगली इंस्ट्रक्शन आप में अब इनमें कुछ डाल दिया जाए। मैंने कहा देखिए, अब मुझे जब भी इस मेमोरी लोकेशन की इस वेरिएबल को यूज करना होगा तो मैं A लिखूंगा, जब मुझे इस वेरिएबल को यूज करना होगा तो मैं B लिखूंगा। मैंने लिखा A वाली में डाल दो 10, राइट, मैंने A वाली में 10 डाल दिया, एक इंस्ट्रक्शन पूरी हुई। कोई भी नंबर डाल दीजिए, ये लीजिए 10 डल गया, राइट। फिर मैंने कहा B वाली में डाल दो 20, तो B वाली लोकेशन देखिए, A लिखकर मैं इस मेमोरी को, इस वेरिएबल को इंडिकेट कर रहा हूं, B लिखकर मैं इस वाली। अब मेरे पूरे प्रोग्राम में जब भी मुझे इस मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट करना होगा मैं उसका नाम इस्तेमाल करूंगा, इसीलिए तो नाम रखा है, राइट। A में 10, B में 20 मैंने पहुंचा दिया। अब मैंने स्क्रीन पर, अब मेरे को क्या करना है भाई, इनको 2 नंबर्स का इंतजाम हो चुका है, कोई 2 नंबर्स का इंतजाम हो गया है मेरे प्रोग्राम में। मैंने 2 मेमोरीज बनाई, उनमें नंबर्स पहुंचा दिए, मेरा एक पर्पस सॉल्व हो गया कि मैंने 2 नंबर्स का इंतजाम कर लिया, राइट। अब उसने जो अगला काम बोला है कि इन्हें ऐड भी कर दो भाई, राइट। अब इन्हें ऐड करने के लिए उसने बोला है, ठीक है। अब ऐड करने के बाद क्या हम आउटपुट नहीं दिखाएंगे, हमें आउटपुट भी तो दिखाना होगा। बिना रिजल्ट दिखाए हमें क्या पता, कैसे पता चलेगा कि हमारा काम हो गया है। और स्क्रीन पर देखिए, मैंने अभी भी बोला था आपको, आप हमेशा एक आउटपुट स्क्रीन एज्यूम करके चलें जिस पर आपको अपना रिजल्ट मिलेगा, जिस पर आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट मिलने वाला है। आपके नंबर्स का इंतजाम हो गया है, अब आपको इन दोनों नंबर्स को प्लस करके, इन दोनों वेरिएबल्स को बेसिकली प्लस करके, वेरिएबल प्लस करोगे तो उनमें रखे हुए नंबर ही प्लस होंगे क्योंकि वो अपनी अपनी मेमोरी में रखा हुआ डेटा ही यूज करते हैं। तो यहां पर आपको रिजल्ट चाहिए। अब आउटपुट पर कुछ भी डिस्प्ले कराना है, आउटपुट पर कुछ भी शो कराना है, तो जस्ट अभी पीछे प्रोग्राम में मैंने आप लोगों को प्रिंटफ स्टेटमेंट के बारे में बताया। प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हम कोई भी मैसेज यहां पर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो मैंने लिखा printf और अपना मैसेज रिजल्ट इज इक्वल टू, ये लीजिए, जब मैंने printf लिखी, printf को लिखते ही हमारा कंपाइलर, हमारा CPU यहां से मीनिंग पढ़कर समझ जाएंगे कि आ गया कुछ काम आ गया आउटपुट स्क्रीन पर भेजने के लिए। वो अंदर जाकर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ मैसेज पढ़ेंगे। इन्वर्टेड कॉमा में आपने क्या मैसेज लिखा हुआ है, रिजल्ट इज इक्वल टू, तो वो उठाकर उस मैसेज को आपकी स्क्रीन पर, आउटपुट स्क्रीन पर भेज देंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू। बट हमारा आउटपुट अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ।
होगा। हमें तो आंसर में ये 10 और 20 प्लस करके यहां 30 चाहिए, हमें यहां 30 भी चाहिए। ए में जो डाटा आया है, बी में जो डेटा आया है, उन दोनों को प्लस करके हमारा आउटपुट भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहां पर, राइट। तो भाई अब आउटपुट के लिए मैंने यहां कॉमा दिया और मैंने लिखा ए में जो आया है प्लस बी में जो आया है, यानी ए नाम की मेमोरी में जो रखा है प्लस बी नाम की मेमोरी में जो रखा है। ए वेरिएबल में जो डेटा है प्लस बी। मैं अब जब भी अंदर मैं ए बोलूंगा उसके अंदर रखे हुए डेटा की बात हो रही है, बी बोलूंगा उसके अंदर रखे हुए डेटा की बात हो रही है। तो जब मैंने ए प्लस बी बोला तो ये नाम प्लस नहीं हो रहे हैं, ए मेमोरी में रखा हुआ डेटा प्लस बी मेमोरी में रखा हुआ डेटा दोनों प्लस हो जाएं। 20 और 10 30 प्लस तो हो गए, बट अभी भी हमारे स्क्रीन पर मैसेज नहीं आएगा। देखिए, अगर आप स्क्रीन पर मैसेज चाहते कहां हैं, आप चाहते हैं इस मैसेज के जस्ट बाद आपको आपका रिजल्ट आउटपुट दिखाई दे। अगर आपको अपना आउटपुट कहीं स्क्रीन पर प्रिंटएफ के अंदर, मैंने अभी बोला था पिछले प्रोग्राम में ही मैंने बोला प्रिंटएफ का इस्तेमाल दो पर्पसेस के लिए करते हैं। एक, कोई मैसेज डिस्प्ले करने के लिए, मैसेज तो ये सही डिस्प्ले कर रहा है, बट प्रिंटएफ का इस्तेमाल हम लोग कोई वैल्यू भी डिस्प्ले करने के लिए कर सकते हैं। आउटपुट स्क्रीन पर कुछ भी दिखाना है, कोई मैसेज दिखाना है तो प्रिंटएफ लगेगा, कोई वैल्यू दिखानी है तो भी प्रिंटएफ लगेगा। बट आउटपुट के केस में, मैसेज के केस में तो आप सिंपल ऐसे लिख देंगे, बंद कर देंगे तो वो आपको ऐसे मैसेज दिखा देगा। बट ये इस प्रोग्राम का कंप्लीट आउटपुट नहीं है। पिछले प्रोग्राम में तो वेलकम मैसेज था, वेलकम स्टूडेंट्स था, तो वो कंप्लीट था। बट यहां हमें एक वैल्यू भी एक्सपेक्ट करनी है, इस मैसेज के बाद एक वैल्यू भी चाहिए। और अगर आपको मैसेज के साथ कोई वैल्यू चाहिए तो जिस जगह पर आपको वैल्यू चाहिए, जहां पर भी आपको वैल्यू दिखानी है, वहां पर आपको लिखना होगा %d, इसे फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं हम लोग। और वहां आपका मैंने a प्लस बी लिखकर ये स्टेटमेंट पूरी करी, सेमीकोलन लगाकर ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करी। ये ओपनिंग ब्रैकेट था, ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाकर मैंने ये प्रोग्राम पूरा करा। 2 नंबर्स के लिए उसने बोला था, 2 मेमोरी बनाई, 2 नंबर्स उनमें इंतजाम करे, a में 10 b में 20, राइट। अब उनको ऑन स्क्रीन पर दिखाना था। स्क्रीन, अब इस लाइन को वो पढ़ेगा कैसे, पहले रिजल्ट इज इक्वल टू को प्रिंट कराएगा, क्योंकि ये दोनों मैसेज हैं। जहां वो %d देखेगा, इस %d को देखते ही वो समझ जाएगा कि यहां उसे प्रिंट करनी है एनी वैल्यू, वो ये एनी नंबर प्रिंट करना है। %d देखते ही, d फॉर डिजिट समझिए, ये %d जो है वो इंटीजर्स के लिए लगता है, %c जो है वो कैरेक्टर्स के लिए लगता है, फ्लोट वैल्यूज के लिए %f लगता है, राइट। हमारे केस में 10 और 20 जब प्लस होंगे, ए और बी में रखा हुआ डेटा जब प्लस होगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 30। और ये 30 जो है ये एक इंटीजर ही होगा, राइट। तो जो हमारा आउटपुट आने वाला है वो एक इंटीजर है। अगर आपको प्रिंटएफ के अंदर कोई आउटपुट प्रिंट कराना है, इंटीजर प्रिंट कराना है, जिस जगह पर प्रिंट कराना है, वैल्यूज को प्रिंट कराने का खेल थोड़ा सा समझने का है। अपना मैसेज लिखिए, मैसेज लिख दिया, जिस जगह पर आपको अपनी वैल्यू प्रिंट करानी है उसका डेटा टाइप पता होना चाहिए कि आपका आउटपुट इंटीजर है तो उस जगह पर %d लिख दीजिए। अगर आपका आउटपुट कैरेक्टर है तो उस जगह पर %c लिख दीजिए। अगर आपका आउटपुट कोई डेसिमल वैल्यू है तो उस जगह पर %f लिख दीजिए। जहां पर आपको आउटपुट स्क्रीन पर चाहिए वहां पर आपको %d या %c या %f लिखना होगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मेरा जो रिजल्ट आने वाला है 30, वो एक नंबर होगा, वो एक इंटीजर होगा। इस जगह पर, इस मैसेज के जस्ट बाद में मुझे वो नंबर प्रिंट कराना है, इसलिए वहां पर मैंने %d लगा दिया। %d को पढ़ते ही हमारा सीपीयू समझ जाएगा कि ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, एक वैल्यू स्पेसिफायर है, जो बता रहा है कि यहां पे %d नहीं, यहां पर कोई नंबर प्रिंट कराना है। तो वो अब ये पूछेगा नहीं कौन सा नंबर प्रिंट कराना है, इसीलिए जस्ट कॉमा के बाद वो चीज लिख दीजिए जिसका आपको प्रिंट कराना है, जहां प्रिंट कराना है, जिसको प्रिंट कराना है। फिर से बोल रहा हूं, %d वहां लगाइए जहां पर आपको अपना आउटपुट प्रिंट कराना है। मेरा मैसेज
प्रिंट होगा, रिजल्ट इज इक्वल टू, साथ में मैंने परसेंट डी लिख दिया, तो परसेंट डी पढ़ते ही वो समझ जाएगा, सीपीयू समझ जाएगा यहां पर मुझे कोई वैल्यू प्रिंट करनी है। लेकिन अब वो पूछेगा किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो जस्ट कॉमा के बाद आप जो भी लिख रहे होंगे उसकी वैल्यू यहां प्रिंट करेगा, वैल्यू टू बी प्रिंटेड। उस परसेंट डी पर वो उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो ये बेसिकली एक तरह से पोजीशन स्पेसिफायर है, राइट। ये पोजीशन बता रहा है कहां पर आपका आउटपुट प्रिंट होगा, ये आउटपुट की पोजीशन बता रहा है, राइट, वैल्यू आउटपुट, करेक्ट। और ये बता रहा है कि किसका कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, उस पोजीशन पर कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी वो कॉमा के बाद आपको बताना पड़ेगा। आप खाली परसेंट डी लिखकर बंद कर देंगे अगर ब्रैकेट, तो खाली वो इतना ही मैसेज देगा, वो परसेंट डी की जगह, क्योंकि पीछे आपने कोई वैल्यू नहीं दी है प्रिंट कराने के लिए, तो अब वो इसे कैसे पढ़ेगा, वो कहेगा मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट करना है, समझ गया मैं, यहां से मैंने समझ लिया कि मुझे प्रिंट करना है, इस मैसेज को वो मैसेज उठाकर प्रिंट कर देगा। फिर वो देखेगा परसेंट डी है, ओके, साथ में एक वैल्यू भी प्रिंट करनी है, तो तुरंत वो कॉमा के बाद ढूंढने जाएगा। कॉमा के बाद उसे a प्लस बी लिखा हुआ मिला, तो वो a वाले को और b वाले को दोनों को प्लस करेगा, 30 आंसर लाएगा और 30 यहां पर प्रिंट करा देगा। ये देख लीजिए जहां पर परसेंट d है वहां पर उसने 30 प्रिंट करा दिया। a और b को प्लस करके जो आंसर आया, यहां जो आपने a प्लस बी लिखा है, बेसिकली ये बताने के लिए कि इस परसेंट d पर इसका आंसर प्रिंट करना है। तो कॉमा के बाद आप जो लिख रहे हैं वो उसकी वैल्यू को उठाकर उस परसेंट d की जगह लगा देगा। अगर कैरेक्टर्स होते तो परसेंट सी लिखना होता, जो कि आगे हम धीरे धीरे प्रोग्राम्स में कैरेक्टर्स एंड फ्लोट सारे पढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए एक 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम हमारे सामने कंप्लीट हुआ। अगर मैं यहां ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहां माइनस लिख दूंगा तो माइनस हो जाएगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां प्लस की जगह मल्टीप्लाई, इसी प्रकार डिवाइड भी हो जाएगा, राइट। तो ये देखिए 2 नंबर को ऐड करने का इस प्रोग्राम में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। हमने देखा कि हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, क्योंकि उसने बोला है 2 नंबर्स लाओ, तो हमने 2 नंबर्स का पूरा इंतजाम किया। ये हमारा 2 नंबर्स का इंतजाम था, राइट। उसके बाद उसने ऐड करके रिजल्ट मांगा, तो हमने भाई ऐड करने के लिए ये रहा हमारा कैलकुलेशन का लॉजिक और ये रहा हमारा आउटपुट का लॉजिक। हमने आउटपुट भी लिखा और हमारा एक प्रोग्राम पूरे पर्पस को यहां लिखे हुए एक एक वर्ड को सॉल्व कर रहा है। तो अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये देखिए इंस्ट्रक्शंस लिख दी गई हैं, मेमोरी बनी, उनमें नंबर्स का इंतजाम हुआ और आउटपुट भी अब बंदे के सामने आ जाएगा, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये प्रोग्राम थोड़ा सा स्टैटिक प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। इस प्रोग्राम को, इन इंस्ट्रक्शंस को आप जब भी रन करेंगे हर बार आपको रिजल्ट 30 30 30 30 और 30 ही मिलने वाला है। ये प्रोग्राम हर बार आपको आउटपुट सिर्फ 30 देगा, क्योंकि आपने यहां 10 और 20 फिक्स कर दिए हैं कि A में 10 डाल दो, B में 20 डाल दो। अब आप इस प्रोग्राम को 1 बार चलाइए, 2 बार चलाइए, 10 बार चलाइए, 100 बार चलाइए, आपको आंसर हर बार 30 मिलेगा, क्योंकि हर बार A में 10 ही और B में 20 पहुंच रहा है। तो ये बड़ा एक स्टैटिक तरीका है, ये एक बड़ा ठंडा तरीका है कि भाई इसमें तो हर बार एक सेम ही आउटपुट मिलने वाला है। होना तो हमारे कैलकुलेटर की तरह चाहिए कि हम कीबोर्ड से जो की दबाएं, कैलकुलेटर पे हम जो 2 नंबर प्रेस करते हैं, प्लस करते हैं, हमें वो 2 नंबर प्लस करके दे देता है। यानी हम चाहते हैं कि हम कुछ इनपुट करें, हम कोई नंबर डालें अपनी मर्जी से। हम डालें 10 तो वो 10 पहला, दूसरा हम डालें 15 तो वो 15 ले, हम डालें पहला 100, दूसरा 200 तो वो 300 दे, हम पहला डालें 50, दूसरा 100 तो वो 150 दे। यानी ये प्रोग्राम थोड़ा डायनामिक हो, थोड़ा और यूजर से इंटरैक्ट करे, यूजर से कहे भाई पहला नंबर दे, भाई दूसरा नंबर दे, फिर आप जो भी नंबर डालो अपनी मर्जी से, कीबोर्ड से आप जो भी नंबर प्रेस करो ये उनको प्लस कर दे। बट ऐसा इसमें नहीं होने वाला है। इसमें हो तो रहा है, नंबर्स प्लस तो हो रहे हैं, बट हर बार 10 और 20 ही प्लस होंगे, क्योंकि आपने फिक्स कर दिया है। अब हम इस प्रोग्राम को एक नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम यूजर से बोलेंगे कि आपकी मर्जी से कोई पहला नंबर दीजिए, आपकी मर्जी से कोई दूसरा नंबर दीजिए, और फिर हम उन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे। उसने जो भी, जैसे कि हम लोग कैलकुलेटर पे करते हैं, वो जो 2 नंबर दबाएगा हम उनको प्लस कर देंगे। थोड़ा डायनामिक बनाएंगे कैलकुलेटर की तरह, राइट। यूजर से थोड़ा इंटरैक्टिव बनाएंगे।
करेक्ट। तो उसके लिए ऐसा करने के लिए हमें इस प्रोग्राम को एक लेवल अप लेकर जाना होगा। हमने इस प्रोग्राम को बड़ा स्टैटिक तरीके से एक फिक्स फॉर्मेट से बनाया है ताकि हम वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड कर सकें। इसके लिए हमें थोड़ा एक लेवल अप जाना होगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर अब हम यूजर से पूछेंगे, कोई भी नंबर दबाइए, पहला नंबर दबाइए, दूसरा नंबर दबाइए और हम उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को हमारी नेक्स्ट वीडियो को भी फॉलो करना होगा, जहां हम इस प्रोग्राम को एक एक लेवल पर, जैसा मैंने आपको कहा, हम एक एक करके लेवल बढ़ाएंगे जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। और मैं ये सारी चीजें आपको आउटपुट स्क्रीन पर रन करके भी दिखाने वाला हूं। हम दिखाने वाले हैं कि कैसे इन प्रोग्राम्स को रन करेंगे और कैसे ये मेमोरी वाला पार्ट हमें नहीं दिखेगा ना। पेपर में आपको ये और ये बनाना है ना, ये बनाना है ना ये बनाना है, पेपर में तो ये बनाना होता है, बट ये समझने के लिए हम आप लोगों को बताते हैं। राइट, आपको ये स्क्रीन भी दिखाऊंगा, मैं एग्जीक्यूट करके दिखाने वाला हूं। करेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रोग्राम को और ऊपर लेवल पर लेके चलेंगे, जहां हम इसे और यूजर फ्रेंडली बनाएंगे और इंटरेक्टिव यूजर से बात करेंगे। जैसे आप एटीएम पर जाते हैं तो वो आपसे कहता है कि एंटर योर पिन, तभी आप पिन नंबर डालते हो। जब वो कहता है एंटर अमाउंट टू विड्रॉ, तभी आप विड्रॉ करने का अमाउंट टाइप करते हो। ऐसा ही हम भी अपना प्रोग्राम बनाने वाले हैं, बट वो होगा नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।